नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीपीसीएस प्री आरओ एआरओ 2024 के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है घटना चक्र हिस्ट्री की, मैं उसमें आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेके हाजिर हूं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शैव तथा वैष्णव धर्म को। आज हम 6ठी शताब्दी के बाद में जो राजनीतिक इतिहास है उसके बारे में आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूं, और ये क्लास उसी पे सारे जितने प्रश्न आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में उन्हीं को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले फिर आपसे एक बार बोलना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। घटना चक्र पूर्वावलोकन में आपको अब हिस्ट्री के साथ साथ आपको ज्योग्राफी की भी क्लास मिलने लगी है। कल आज आपकी एक क्लास आई थी सुबह ज्योग्राफी की, कल भी आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों की क्लास मिलेंगी, और जल्दी ही हम आपके लिए पॉलिटी की क्लास एक और नई क्लास लेके आने वाले हैं। तो आप लोगों को सिर्फ काम ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। दूसरा, एक जानकारी थोड़ी सी आपको और देना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल का एप्लीकेशन यादविंद स्मार्ट क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे आ चुका है, जिसपे हम अपना पहला मैथ का फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं। और ये बैच जो रहने वाला है वो मैथ स्पेशल बैच रहेगा। कौन सा रहेगा? मैथ स्पेशल रहेगा। आप हमारे यादविंद स्मार्ट क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और ये बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो अगले महीने यानी दिसंबर में 9 तारीख से ये बैच हमारा शुरू होगा। तो अपने मैथ को और मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए आप हमारे इस बैच मैथ स्पेशल बैच संघर्ष से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास को और देखते हैं कि आज के हमारे कैसे प्रश्न रहेंगे आपके लिए। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस के साथ। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये पूछा गया है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। पहला है तांबे के, दूसरा है सोने के, तीसरा है रांगा के, और चौथा ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखा है? चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है मित्रों चांदी के। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ सही होगा, क्योंकि जो प्राचीनतम भारत में जो सिक्के थे वो किसके बने हुए थे? तो वह चांदी के सिक्के बने हुए थे। और इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इनको आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत या पंचमार्क सिक्के इनको कहा जाता था। ठीक है, तो देख लीजिए, चांदी के सिक्के थे, इन्हें क्या कहा जाता था? आहत या पंचमार्क सिक्के इनको बोला जाता था। ठीक है, दूसरा आपसे पेपर में पूछ सकता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है न्यूमिसेटिक्स। क्या कहा जाता है? न्यूमिसेटिक्स। मैं लिख देता हूं आपके लिए यहां पे, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यू मिसेस्टिक्स। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, आगे एक और दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। पहला है अंग चंपा, दूसरा है कौशल अहिछत्र, तीसरा है वत्स कौशाम्बी, और चौथा है मत्स्य विराटनगर। चौथा है मत्स्य विराटनगर। यहां पे ये आपने सुना होगा कि प्राचीन भारत में जो महाजनपदों की बात की गई है, वो कितने महाजनपदों की बात की गई है? तो एक बौद्ध साहित्य में इनके 16 महाजनपद बताया गया है। कितने बताया गया है? 16 महाजनपद बताया गया है। जिस बौद्ध साहित्य का नाम है अगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। और भगवती सूत्र है एक जैन ग्रंथ, जिसमें भी महाजनपदों की बात की गई है। एक पाणिनि सॉरी
पाणिनि द्वारा रचित, मुझे उसका नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है, उसमें जो महाजनपदों की बात कही गई है, तो उसमें कितनी की बात कही गई, 22 महाजनपद की बात की गई है। ठीक है, जैसे मुझे याद आता है तो मैं आपको बता दूंगा कि किसमें 22 महाजनपदों की बात कही गई है। ठीक है, तो आपको ये एक तरफ नगर दे रखे हैं यानी महाजनपद, दूसरी तरफ उनकी क्या दे रखा है, राजधानी दे रखा है। क्या दे रखा है, राजधानी। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है कि अंग की राजधानी चंपा थी, ये बात बिल्कुल सही है कि अंग की राजधानी कहां पे थी, चंपा थी। दूसरा, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या अहिछत्र थी, यह आपका सही नहीं है, यह आपका सही नहीं है, क्योंकि इसकी राजधानी अहिछत्र न हो के क्या थी, साकेत तथा श्रावस्ती। क्या थी, साकेत तथा श्रावस्ती। साकेत तथा श्रावस्ती। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर, आगे। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके, एक तरफ आपको राजा दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके राज्य दे रखे हैं। यानी कौन से राजा से संबंधित कौन सा राज्य है, कौन से राजा से संबंधित कौन सा राज्य है, तो यह हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चंड प्रदोत। तो चंड प्रदोत से संबंधित कौन सा राज्य है, चंड प्रदोत से संबंधित कौन सा राज्य है, तो इसमें से देख लीजिए, एक आपको मगध दे रखा है, दूसरा वत्स, तीसरा अवंती और चौथा क्या है, कौशल। तो चंड प्रदोत से संबंधित जो राज्य होगा वो कौन सा होगा, अवंती। कौन सा राज्य होगा, अवंती राज्य किससे संबंधित है, तो यह चंड प्रदोत से संबंधित है। दूसरा मैं आपसे बात करूंगा कि उदयनी से संबंधित कौन सा राज्य होगा, उदयन से संबंधित कौन सा राज्य होगा, तो वह होगा वत्स। कौन सा होगा, वह वत्स राज्य होगा। किससे संबंधित है, तो यह उदयन से संबंधित है। तीसरी मैं आपसे बात करूं कि प्रसेनजेन से संबंधित कौन सा है, तो प्रसेनजेन से संबंधित जो राज्य है उसका नाम है मित्रों कौशल। उसका नाम क्या है, कौशल। और एक और आपका बचा हुआ है कौन सा, अंतिम आपका बचा हुआ है वत्स, अवंती, कौशल, एक बचा अजात शत्रु का। तो इससे संबंधित जो राज्य होगा वह कौन सा होगा, मगध राज्य। कौन सा राज्य होगा, मगध राज्य। ठीक है, ये आपके क्या है, ऑप्शंस को मैंने क्या किया, मैच किया। आप इसमें से अपना ऑप्शंस देख सकते हैं कौन सा सही होगा। जैसे देखना, अगर हम इसमें से चाहें तो अवंती जो है ए का तीसरा हो जाएगा, उदयन का वत्स हो जाएगा दूसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा, सी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। आगे फोर्थ है आपके सामने कि चंड प्रदोत किस प्राचीन गण राज्य के राजा थे। चंड प्रदोत किस प्राचीन गण राज्य के राजा थे। चंड प्रदोत के बारे में मैंने यहां पे भी बात की थी। तो ये कौन से राज्य के राजा थे, तो ये अवंती के राजा थे। कौन से राज्य के राजा थे, तो यह अवंती के राजा थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही रहने वाला है वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। दूसरा आपसे पूछा जाए कि अवंती की राजधानी कौन सी थी, आपसे पूछा जाए कि अवंती की राजधानी, तो अवंती की राजधानी कहां पे थी, मध्य प्रदेश में। कहां पे, उज्जैन। कहां पे थी, उज्जैन। क्लियर, आगे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। ये कौन से अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है, यह पूछा गया आपसे। पहला है अंग, दूसरा है बंग, तीसरा है कलिंग और चौथा क्या है, मगध। चौथा क्या है, मगध। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, इसका कौन सा जवाब सही होगा, तो इसका जो जवाब सही रहने वाला है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। क्योंकि कलिंग के साक्ष्य से यह हमें पता चलता है या यह प्रकट होता है कि मगध के राजा जो थे नंद, जिनका आदेश से एक क्या खोदी गई थी, तो एक नहर खोदी गई थी। क्या खोदी गई थी, एक नहर खोदी गई थी। और ये बात हमें किससे प्राप्त होती है, तो ये खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे, खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे। छठा, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में आपसे नाम पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है तक्षशिला, दूसरा है इंद्रप्रस्थ, तीसरा है अवंतिका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न आपसे दो बार पूछा गया है, एमपीपीसीएस प्री 1993 और एमपीपीसीएस प्री 2009 में। ठीक है, तो आपको यह बताना है, क्या बताना है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था।
तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था उसको अवंतिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवंतिका। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। और अवंतिका या अवंती वो एक ही बात है। क्या है? अवंती को अवंतिका कहा जाता है। ठीक है, आगे सेवंथ, ये देख लीजिए आपसे, निम्नलिखित मानचित्रों में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 को दर्शाइए। 16 महाजनपदों में से 4 को दर्शाइए। और यह आपको एक मैप दे रखा है, मैप में आपको प्लेस दे रखे हैं। जैसे एक ये प्लेस यहां पे बताया गया ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं कि ए में कौन सा आएगा, बी में कौन सा आएगा, सी और डी में कौन सा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, मत्स्य चेदी कौशल और अंग। दूसरा क्या है, सूरसेन अवंती वत्स और मगध। तीसरा क्या है, मत्स्य अवंती वत्स और अंग। और चौथा है आपका शूरसेन चेदी कौशल और मगध। सूरसेन चेदी कौशल और मगध। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये जो आपको प्लेस दिख रहा है ये कौन से राज्य में होगा, यह आपको बात समझनी चाहिए। तो यहां पे हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, राजस्थान होगा। और राजस्थान का इसमें से मैं अगर आपसे बात करूं तो कौन सा है, तो राजस्थान में मत्स्य है। मत्स्य जो था इसका ये वर्तमान में जो है ये कहां पे है, तो ये जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में। तो सबसे पहले हम दो ऑप्शंस के साथ जाएंगे, एक तो ये भी सही है और हमारा दूसरा ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि दो में ही हमारा क्या है, मत्स्य दे रखा है। ठीक है, तीसरा मैं आपसे बात करूं, बी, बी जो दे रखा है यहां पे ये दे रखा है बी, सी और डी। बी वाला ये जो हिस्सा है अगर हम उत्तर प्रदेश के मैप में देखें तो यहां पे हमारा कौन सा राज्य पड़ता है, तो यहां पे हमारा मध्य प्रदेश है। यहां पे हमारा क्या है, मध्य प्रदेश। और अब हम मध्य प्रदेश की हम बात करें बी में, तो इसके आगे चेदी आ जाएगा। इसके आगे क्या आ जाएगा, चेदी, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है। इसके आगे इसमें क्या दे रखा है, अवंती। अवंती या अवंतिका, ये प्राचीन नाम किसका है, तो ये उज्जैन का नाम है। ये किसका नाम है, उज्जैन का नाम है। तो हमारा यहां पे ये सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्योंकि मत्स्य जो है ये वर्तमान में जयपुर में है, अवंती जो है ये वर्तमान में कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में है। और दूसरा मैं आपसे बात करूं वत्स की और अंग की, वत्स जो है तो यह वर्तमान में कहां पे है, सी देख लीजिए, ये वर्तमान में कहां पे है, तो यह इलाहाबाद में, कहां पे है, इलाहाबाद में और बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अंग की बात करूं तो अंग कहां पे है, तो ये भागलपुर में और मुंगेर में। बिहार के दो जिले हैं, भागलपुर और मुंगेर। तो ये कहां पे हुआ, बिहार में। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा आपका, बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा मित्रों सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, ऐसा कौन सा प्राचीन नगर है जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है? सबसे पहला है माध्यमिका नगरी, दूसरा है विराट नगर यानी विराट, तीसरा है कारकोट और चौथा है रेड। चौथा है रेड। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, देखिए इसका जो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माध्यमिका और मैं इनकी बात करूं तो ये दोनों आपके महाभारत और महाभाष्य में उल्लेखित हैं। कौन कौन सा, माध्यमिका नगरी और विराट नगर। माध्यमिका नगरी और विराट नगर ये दोनों आपके कहां पे हैं, तो यह महाभारत और महाभाष्य में इन दोनों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया। इनमें से तो एक तो कोई सही होगा नहीं, दो सही है और दो के लिए कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इसका जवाब जो है आप ये समझ लीजिए, ये क्या है, राजस्थान। यह भी कहां पे है, राजस्थान में। दूसरा मैं आपसे बात करूं विराटनगर या बैराट की, तो ये कहां पे है, तो ये जयपुर में है। ये कहां पे है, ये जयपुर में। और इन दोनों का ही उल्लेख किस में मिलता है, महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। किस में मिलता है, महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। तो इसके ऑप्शन ए और सी दोनों सही होंगे। ए और सी दोनों क्या होंगे, सही होंगे। आगे पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक है उदयनी, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है अशोक, चौथा है महापद्मनन। चौथा है महापद्मनन। तो आपसे पूछा गया कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, उदयनी। उदयनी के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। और पाटलिपुत्र का वर्तमान में जो नाम है पटना है। पटना कहां पे है, बिहार में। उदयनी जो पुत्र था वो किसका था, अजात शत्रु का पुत्र था। किसका पुत्र था, अजात शत्रु का पुत्र।
किसका पुत्र था? अजात शत्रु का पुत्र था। दूसरा मैं आपसे बात करूं, पाटलिपुत्र, वर्तमान में कहां पे है? तो देख लीजिए, वर्तमान में है यह पटना में। पटना कहां पे है? बिहार में। कहां पे है? बिहार में। क्लियर? आगे, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे क्या पूछा गया? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है, पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। ठीक है। दूसरा है आपका, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। तीसरा है, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ था। और डी है, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। आपसे इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आपका सही है? आपसे क्या पूछा गया? सत्य कौन सा है, सही बता दीजिए। एक सही होगा, बाकी आपके तीनों क्या होंगे? गलत होंगे। बाकी आपके तीनों क्या होंगे? गलत होंगे। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है आपका, वो कौन सा होगा कि पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में कौन सी नदी से घिरा हुआ है? तो सोन नदी से घिरा हुआ है। कौन सी नदी से घिरा हुआ है? कि सोन नदी से। यानी पाटलिपुत्र के उत्तर में तो गंगा नदी बहती है और पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? तो सोन नदी बहती है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? बी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। आगे, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शंस आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक महान, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा है कनिष्क। चौथा है कनिष्क। तो इसका कौन सा जवाब सही रहने वाला है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था? क्या अशोक महान ने बनाया था? क्या विक्रमादित्य ने बनाया था? या कनिष्क ने बनाया था? या कनिष्क ने बनाया था। ठीक है। दूसरा, इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। अगर मैं आपसे इन शासकों की बात करूं तो इन शासकों में सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, अगर यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य और उदयनी दोनों होते, ठीक है, इसके साथ एक और शासक होता, कौन सा? उदयनी। अगर ये ऑप्शन में होता तो फिर हमारा ये सही होगा, क्योंकि सबसे पहले राजधानी इसी ने बनाया था। लेकिन जब ये ऑप्शन में नहीं है, अगर हम इनके सापेक्ष में बात करेंगे तो कौन सा सही होगा हमारा? चंद्रगुप्त मौर्य सही होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इन शासकों में से सबसे पहले क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट 12वां प्रश्न है आपके, निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? यह ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। पहला है आपका शिशुनाग। पहला क्या है आपका? शिशुनाग। दूसरा है आपका बिंबसार, तीसरा है अजातशत्रु और चौथा है उदयनी। चौथा कौन सा है आपका? उदयनी। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि किसने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए, किसने पाटलिपुत्र। ठीक है, यहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे किसने पाटलिपुत्र को बसाया था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? शिशुनाग, दूसरा है बिंबसार, तीसरा है अजातशत्रु और चौथा क्या है? उदयनी। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वह कौन सा होगा? उदयनी होगा। कि उदयनी के द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। तो मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि उदयनी किसका पुत्र था। तो उदयनी जो पुत्र था वो अजातशत्रु का पुत्र था। किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था, क्योंकि अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयनी ने की थी। यानी पुत्र ने किसको मारा था? पिता को मारा था। ठीक है। आगे 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? वही है, रिपीट हुआ जो पीछे आपको बताया था। पीछे मैंने आपको क्या बताया था, देख लीजिए आप लोग।
ये बताया था कि अगर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य न होता तो कौन सा सही होता, उदयनी सही होता। तो वही आपसे पूछा गया है कि 13वां, यही है ना, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में चयन किया गया। ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा उदयनी और चौथा है कनिष्क। तो इसका सही जवाब कौन सा रहने वाला है? उदयनी ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र यानी पटना को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। ठीक है, आगे 14वां प्रश्न है कि उदयनी वाशवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयनी वाशवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है उज्जैन से, दूसरा मथुरा से, तीसरा है माहिष्मती से और चौथा है कौशाम्बी से। चौथा है कौशाम्बी से। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। कौन सा होगा? ए, यानी उज्जैन से संबंधित है। कहां से संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है। और यह किससे संबंधित है? तो यह उदयनी की एक प्रेम कथा है। यह उदयनी की क्या है? प्रेम कथा है, जिसमें इसको दर्शाया गया है। क्या किया गया? जिसमें इसको दर्शाया गया है। ठीक है, किसमें? वाष्पदत्ता जो है यह उदयनी की क्या है? प्रेम कथा है। और यह संबंधित किससे है? तो उज्जैन से संबंधित है। किससे है? उज्जैन से संबंधित है। ठीक है, दूसरा आपसे यह कभी पूछे ना कि वाष्पदत्ता के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे महर्षि भास। कौन थे? महर्षि भास। ये क्या है? एक नाटक है। और नाटक किसने लिखा था? तो महर्षि भास ने लिखा था। किसने लिखा था? महर्षि भास ने लिखा था। ठीक है, 15वां प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, दूसरा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तीसरा है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में और चौथा है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। यानी मगध का जो प्रथम बार उत्कर्ष हुआ वो कब हुआ था? तो यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और यह भारत के शक्तिशाली राज्यों में से एक था। यह भारत के शक्तिशाली राज्यों में से एक था, क्योंकि हिर्यक वंश का जो शासक था जिसका नाम था बिंबिसार, वह क्या था? एक सबसे अधिक शक्तिशाली शासक रहा है। कहां पे? मगध पे रहा है। कहां पे? मगध पे। और यह घटनाक्रम कब का है? तो यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। किसका है? यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व का यह घटनाक्रम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही, सी नहीं सॉरी, बी सही होगा। कौन सा? बी सही होगा। आगे, निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? ऑप्शन नंबर 1 है गांधार, दूसरा कंबोज, तीसरा काशी और चौथा क्या है? मगध। चौथा क्या है? मगध। वही मैं आपको बता रहा था कि कौन सा था। तो वह था मगध। और इसका शक्तिशाली शासक कौन था? तो जिसका नाम था बिंबिसार। वो क्या था? हिर्यक वंश का था। कौन से वंश का था? हिर्यक वंश का था। ठीक है, आगे, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 है शाक्य, दूसरा लिच्छवी, तीसरा है यौधेय, चौथा है उपयुक्त सभी। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय और उपयुक्त सभी। इनमें से तो कोई नहीं था। प्रारंभिक गणतंत्र की अगर मैं बात करूं तो इनमें से तो कोई नहीं था, क्योंकि ये प्रारंभिक गणतंत्र इन तीनों में ही था। प्रारंभिक गणतंत्र इन तीनों में ही था। तो इस ये तो तीनों ही गलत हो जाएंगे। इसके हिसाब से क्या हो जाएंगे? तीनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि शाक्य में भी गणतंत्र था, लिच्छवी में भी गणतंत्र था और यौधेय में भी गणतंत्र था। यौधेय में भी क्या था? गणतंत्र था। ठीक है, तो इस प्रश्न का हम कोई भी जवाब नहीं दे सकते। आपसे क्या पूछ रहा? प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था। और ये तीनों क्या थे? ये तीनों प्रारंभिक गणतंत्र थे। तो हम इसका कोई भी जवाब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आगे 18वां प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है मौर्य वंश, दूसरा है नंद वंश, तीसरा है गुप्त वंश और चौथा है लिच्छवी। चौथा है लिच्छवियों के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? कि वैशाली में प्रथम गणतंत्र की जो स्थापना की गई थी वो कौन से शासकों के द्वारा की गई थी? तो यह लिच्छवी शासकों के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी बुद्ध काल में। किसमें की गई थी? बुद्ध काल में। ठीक है, आगे, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी?
ऑप्शन नंबर 1 है वैशाली, दूसरा है एथेंस, चौथा है स्पार्टा, पांचवा है पाटलिपुत्र। पांचवा है पाटलिपुत्र। तो सबसे पहली गणतंत्र व्यवस्था जो थी वो कहां पे थी? वैशाली में। कौन से काल में की गई थी? तो ये बुद्ध काल में की गई थी। कौन से काल में? या बुद्ध काल में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। पहला है पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, और चौथा क्या है? चेटक लिच्छवी। चौथा क्या है? चेटक लिच्छवी। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी उपर्युक्त जोड़ी है? कौन सी उपर्युक्त जोड़ी है? ठीक है, तो इनमें से बिंदुसार जो था वो शाक्य नहीं था, और स्कंदगुप्त जो था वो मौर्य वंश का नहीं था। ठीक है, और पार्श्वनाथ जो थे वो जंत्रिका नहीं थे। तो एक ही बचता है आपका, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी चेटक जो थे यह कहां के राजा थे? तो ये लिच्छवी के राजा थे। चेटक जो थे यह कहां के राजा थे? तो ये लिच्छवी के राजा थे। ठीक है, ये किसके राजा थे? तो यह लिच्छवी के राजा थे। हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी ही हमारा इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, आगे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों के बारे में। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों के बारे में, तो देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर है, पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है त्रिपिटक, तीसरा है दीपवंश, और चौथा है अगुत्तर निकाय। चौथा है अगुत्तर निकाय। देख लीजिए, 16 महाजनपद क्या है? 16 महाजनपद किस में मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। किस में मिलता है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। ठीक है, आगे, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अगुत्तर निकाय में। समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, अगुत्तर निकाय में। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन से एक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो किस में उल्लेख करता है? अगुत्तर निकाय। ठीक है, आगे 23वां आपसे पूछ रहा है कि 16 महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्न में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी, हाँ जो मैं भूल रहा था ना, जिसमें 22 महाजनपदों के नाम बताए गए हैं, तो वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ठीक है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं। तो याद रख लीजिए पाणिनि की अष्टाध्यायी में कितने हैं? पीछे में जो अभी प्रश्न हम करके आए ना, यहीं पे लिख दूंगा तो ज्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक साथ हो जाएगा। देखिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? 22 महाजनपदों का उल्लेख है। और बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 16 और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने हैं? 16। क्लियर है ना? आगे, अब क्या कह रहा है? 24वां के महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित हैं। निम्न में से किन महाजनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? ऑप्शन नंबर ए है मगध, दूसरा है अश्मक, तीसरा है कंबोज, चौथा है चेदी, और पांचवा कौन सा है? आपका वत्स। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 दे रखे हैं, और अगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में कितने दे रखे हैं? सॉरी, पाणिनि की अष्टाध्यायी में 22, और जैन ग्रंथ अगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में कितने दे रखे हैं? 16 16।
तो इसमें जाहिर सी बात है ज्यादा है। अब जब ज्यादा है तो इसमें कौन से ज्यादा है, वह 3 आपसे पूछ रहा है। तो देख लीजिए 3 आपसे पूछ रहा है तो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मगध, ठीक है। निम्न में से किन जनपदों के नाम अष्टाध्यायी में भी उल्लेख, हाँ पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी उल्लिखित हैं और भगवती सूत्र में भी हैं ये, और अगुत्तर निकाय में भी हैं। तो एक तो मगध हो गया, दूसरा आपका अश्मक, और तीसरा क्या हो गया आपका कंबोज। चेदी और वत्स नहीं है, चेदी और वत्स उसमें नहीं है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि पाणिनि की में कितने दे रखे हैं 22, और अगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में कितने दे रखे हैं महाजनपद 16। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि अगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और पाणिनि के अष्टाध्यायी में तीनों में इनमें से कौन सा कॉमन है, कॉमन आपसे पूछा गया है। तो ए बी सी यानी मगध, अश्मक और कंबोज, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए सही होगा। कौन सा होगा, ए सही होगा। आगे 25, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद यानी षोडश महाजनपद की सूची मिलती है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है अर्थशास्त्र, दूसरा है अगुत्तर निकाय, तीसरा है दीर्घ निकाय, और चौथा क्या है भगवती सूत्र। वही है, पीछे बताता आ रहा हूं, फिर वही आया है। दो में मिलता है, अगुत्तर निकाय बौद्ध में और भगवती सूत्र जैन में। तो कौन सा सही होगा, यानी एक और चौथा, और एक और चौथा कौन से में है, सॉरी एक कहां पे है, वो तो अर्थशास्त्र हो गया ना, अगुत्तर निकाय। 2 और 4 कौन सा होगा, 2 और 4, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ए सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ए सही होगा। आगे, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। ऑप्शन नंबर 1 है हस्तिनापुर, दूसरा है इंद्रप्रस्थ, तीसरा है अहिछत्र, और चौथा है आपका मथुरा। चौथा है आपका मथुरा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, उत्तरी पांचाल पूछ रहा है आपसे, याद रखिएगा 2 पांचाल हैं, एक उत्तरी पांचाल, दूसरा है दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी पूछी गई ना कि आपसे दक्षिणी पांचाल की। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी आपकी वह कौन सी थी, ऑप्शन नंबर सी अहिछत्र। कौन सी थी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। अगर आपसे पूछता है कि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी थी, तो दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वह काम्पिल्य थी। कौन सी थी, काम्पिल्य। मैं लिख देता हूं इसको, दक्षिणी पांचाल की राजधानी। तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी थी, काम्पिल्य थी, ठीक है। आगे 27वां, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। मथुरा आपसे राजधानी पूछा गया, किसकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 1 है वज्जी, दूसरा है वत्स, तीसरा है काशी, और चौथा क्या है सूरसेन। तो याद रख लीजिए मथुरा जो राजधानी हुआ करता था वो महाजनपद सूरसेन की हुआ करता था। किसकी, महाजनपद सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करता था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी आपका सही होगा। आगे 28वां प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी था। चंपा किस महाजनपद की राजधानी था। ऑप्शन नंबर 1 है मगध, दूसरा है वज्जी, तीसरा है कौशल, चौथा कौन सा है अंग। चौथा कौन सा है अंग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा, कि जो राजधानी था वो किसकी राजधानी था, अंग की। किसकी राजधानी था, अंग की। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो चंपा जो राजधानी थी वह अंग की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, डी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। महाभारत और पुराणों में, किसमें, महाभारत और पुराणों की बात की जाए तो चंपा का पुराना नाम आपसे पूछा जाए कि महाभारत और पुराणों में चंपा का पुराना नाम क्या है, तो वह भी आपको बता देना है कि इसका पुराना नाम है मालिनी। क्या नाम है, मालिनी। देख लीजिए, महाभारत और पुराणों में चंपा का दूसरा नाम,
मालिनी। दूसरा नाम क्या था? मालिनी था। ठीक है, आगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूछा गया कि सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? ऑप्शन नंबर 1 है पांचाल की, दूसरा है कुरु की, तीसरा है चेदी की और चौथा क्या है? अवंती की। चौथा क्या है? अवंती की। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती जो राजधानी थी वो किसकी थी? तो यह राजधानी चेदी की थी। किसकी राजधानी थी? यह राजधानी चेदी की थी। ठीक है, आगे। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा महाजनपद था? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है अवंती, दूसरा है वत्स, तीसरा है अश्मक, चौथा क्या है? कंबोज। चौथा क्या है? कंबोज। तो कौन सा था? गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित था वह कौन सा था? तो अश्मक था। और अश्मक वर्तमान में कहां है? तो आंध्र प्रदेश में। अश्मक वर्तमान में कहां है? तो आंध्र प्रदेश की बात की जाए। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए कि अश्मक की राजधानी कौन सी थी? दूसरा आपसे पूछा जाए तो अश्मक की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी पैठन, पैठन या पोतन, या एक और नाम से इसे जाना जाता है पाटिल या प्रतिष्ठान के नाम से। पाटिल या प्रतिष्ठान के नाम से। ठीक है, तो इसकी राजधानी देख लीजिए। पैठन, दूसरा पोतन या पोटल, यही प्रतिष्ठान के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से? प्रतिष्ठान। ठीक है, 31। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, दूसरा है राजस्थान में, तीसरा है बुंदेलखंड में और चौथा है आपका रूहेलखंड में। चौथा है आपका रूहेलखंड में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? मत्स्य महाजनपद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मत्स्य महाजनपद की। और मत्स्य महाजनपद एक मैप वाला हमने प्रश्न किया था, याद होगा आपको, जो मैप में पूछ रहा था कि कौन सा महाजनपद कहां पे था, एबीसीडी करके जो दे रखा था, वही फिर रिपीट हो रहा है। वहां पे मैंने आपको बताया था, मत्स्य के बारे में बताया था। तो मत्स्य कहां पे है? याद रख लीजिए, मत्स्य है कहां पे? राजस्थान में। और राजस्थान में वर्तमान में हम बात करें तो कहां पे है? जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी आपका इसका जवाब सही होगा। आगे। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी आपसे पूछा गया है। पहला है प्रतिष्ठान, दूसरा है वैशाली, तीसरा है गिरिव्रज, चौथा है चंपा। चौथा कौन सा है? चंपा। तो मगध की जो राजधानी हुआ करती थी वो गिरिव्रज यानी राजगृह, और ये राजगृह और गिरिव्रज कहां पे है? तो याद रख लीजिए आप लोग, बिहार में। कहां पे है? बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? सी सही जवाब होगा। कौन सा? सी। नेक्स्ट 33। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यह आपसे पूछा गया है। पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है वैशाली, तीसरा है राजगृह, चौथा क्या है? चंपा। चौथा क्या है? चंपा। फिर वही जवाब सही होगा, समय इस पे बर्बाद नहीं किया जाएगा। राजगृह। कौन सी होगी? राजगृह। आगे। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है वैशाली, तीसरा है चंपा, चौथा है अंग और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रारंभिक इनमें से तो कोई भी प्रारंभिक राजधानी नहीं थी। ठीक है, ना तो इनमें से वैशाली थी, सॉरी, ना तो इनमें से पाटलिपुत्र थी, ना ही वैशाली थी, और ना ही चंपा और ना ही अंग। ठीक है, तो इनमें से कोई भी राजधानी नहीं थी। कोई भी राजधानी नहीं थी। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? इनमें से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं, पूछा जा रहा है आपसे, रही? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है गिरिव्रज, दूसरा है राजगृह, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है आपका कौशाम्बी। चौथा है आपका कौशाम्बी। तो कौशाम्बी कभी भी मगध की राजधानी नहीं रही है। कभी भी मगध की राजधानी नहीं रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। आगे।
प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? जो प्राचीन श्रावस्ती थी उसका नगर विन्यास आपसे पूछा गया है कि उसका नगर विन्यास किस आकृति का है। ऑप्शन आपके सामने है वृत्ताकार, दूसरा है अर्धचंद्राकार, तीसरा है त्रिभुजाकार और चौथा है मित्रों आयताकार। चौथा है मित्रों आयताकार। तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार आकृति का था। कौन सी आकृति का था? अर्धचंद्राकार आकृति का था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा? बी इसका सही जवाब होगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपनी पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? आराम से पढ़िए, शांति से पढ़िए। इसे क्या कह रहा है वो देखिए, सुनिए आप पहले कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने, यानी सबसे पहले की बात कर रहा है कि इस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए यानी राज्य को पाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ठीक है, कौन सा सही होगा इसका? देखिए आप लोग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयनी, नागदशक। देख लीजिए, अजातशत्रु ने क्या किया? राज्यारोहण के लिए, सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या की, और फिर अजातशत्रु का पुत्र हुआ जिसका नाम है उदयनी। उदयनी ने फिर अपने पिता को क्या किया? मार दिया। पिता को क्या किया? मार दिया। तो कौन सा इसका सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी सही होगा। ठीक है, आगे। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है मौर्य वंश, दूसरा है हिरण्यक वंश, तीसरा है नंद वंश और चौथा कौन सा होगा? गुप्त वंश। चौथा कौन सा होगा? गुप्त वंश। तो इसका जो सही जवाब होगा, यह कौन से वंश का शासक था? तो यह हिरण्यक वंश का शासक था। कौन से वंश का? हिरण्यक वंश का शासक था। ठीक है, क्योंकि बिंबिसार का ही पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु, और बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र जिसका नाम क्या है? उदयनी ने की थी। किसने की थी? उदयनी ने। आगे 39, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर 1 है अजातशत्रु, दूसरा है चंडप्रदोत, तीसरा है प्रसेनजित और चौथा क्या है? उदयन। चौथा क्या है? उदयन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये याद रख लीजिए, ये उदयनी होता, इस पे मात्रा होती तभी ये उसका होता। कौन से वंश का? हिरण्यक वंश का। लेकिन ये उदयन, ये दूसरा है। ये क्या है? यह दूसरा है। आप लोग इसमें फंसिएगा नहीं, आप लोग इसमें फंसिएगा नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। आगे 40, किसने मगध साम्राज्य की वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था? ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है महापद्मनंद और चौथा है अजातशत्रु। चौथा क्या है इसका? अजातशत्रु। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हरा के क्या किया था? आत्मसात किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? डी सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। आगे देखिए 41, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है उदयभद्र और चौथा है शिशुनाग। चौथा है शिशुनाग। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? क्या है? मालवा के क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो मालवा क्षेत्र पर अधिकार मगध में किसके शासनकाल में हुआ? मगध शासक का नाम आपसे पूछ रहा है, तो उसका नाम बिंबिसार है, क्या अजातशत्रु है, क्या उदयभद्र है, या शिशुनाग है, या शिशुनाग है? तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वह कौन सा होगा? शिशुनाग। कौन सा होगा? शिशुनाग। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, पुराणों में यह बात बताई गई है कि मगध का एक शासक था, नरेश था, जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया? अवंती, अवंती कहां पे है? मालवा में ही तो है। अवंती को जीत लिया और किस में मिला दिया? मगध साम्राज्य में मिला दिया। ये बात किसके लिए बताई गई है? तो पुराणों में यह बात बताई गई है शिशुनाग के लिए। किसके लिए बताई गई है? पुराणों में यह बात शिशुनाग के लिए बताई गई है। आगे
42 मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है महापदम नंद, दूसरा है धनानंद, तीसरा है नंदीवर्धन और चौथा है महानंदिनी। चौथा कौन सा है? महानंदिनी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा या आपका, यानी महापदम नंद। महापदम नंद जो था यह क्या था? नंद वंश का संस्थापक था। क्या था? नंद वंश का संस्थापक था। और इसका जो अंतिम शासक था नंद वंश का, जिसका नाम था धनानंद, धनानंद पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। और फिर धनानंद को वो क्या करता है? हरा देता है। और हराने के बाद फिर वो स्थापना करेगा किसकी? मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, दूसरा महापदम नंद को आपसे पूछा जाए और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सर्व छत्रांतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सर्व छत्रांतक बोला जाता है। अपरो परशुराम बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? अपरो परशुराम। सर्व छत्रांतक व अपरो परशुराम कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा? ए सही होगा। आगे 43 मगध का कौन सा सम्राट अपुरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? वही है, समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, महापदमनंद। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे वाराणसी को निम्न में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? वाराणसी को किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, यह आपसे पूछा गया है। एक सेकेंड। वाराणसी को किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर 1 है अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है महापदमनंद और चौथा है शिशुनाग। चौथा क्या है? शिशुनाग। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग ने इसका जो सही जवाब माना है वो कौन सा माना है? ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग को। किसको माना है? शिशुनाग को माना है कि शिशुनाग ने वाराणसी को अपनी क्या किया था? दूसरी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी सही होगा। ठीक है, आगे नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? वही मैंने बताया था कि नंदवंश का अंतिम शासक जिसका नाम था धनानंद, धनानंद को मारा था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। और स्थापना की थी किसकी? मौर्य वंश की। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब। यानी नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो मौर्य वंश आया था। कौन सा आया था? मौर्य वंश आया था। ठीक है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। कौन सा अभिलेखीय प्रमाण है जो राजा नंद का क्या करता है? उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर 1 है खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख, दूसरा है रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख, तीसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और चौथा है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका जो सही जवाब होगा कि राजा नंद का जो उल्लेख करता है वह खारवेल में एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुंफा। जिसका नाम क्या है? हाथी गुंफा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ए सही रहने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहने वाला है। आगे निम्नलिखित में से मगध राजवंशों के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यह आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि इनका काल बताना है कि कौन सा कहां तक रहा था। तो आप लोग सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे नंद वंश की। हिर्यक, मौर्य, शुंग और नंद। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हिर्यक वंश की। ठीक है, क्योंकि नंद क्या आएगा? बाद में आएगा। तो हिर्यक वंश का शासन कब से कब तक रहा है? मैं आपको क्या करता हूं, इसके सामने लिख देता हूं। तो आप लोग इसमें से फिर क्या कर सकते हो? मैच कर सकते हो। तो सबसे पहले हिर्यक वंश जो रहा है यह 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। कितना? 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कौन सा वंश रहा है?
तो यह हिर्यक वंश रहा है। ठीक है, इसके बाद कौन सा वंश आएगा, तो इसके बाद नंद वंश आएगा। और नंद वंश कब से कब तक रहा है, तो यह 344 ईसा पूर्व से 312 ईसा पूर्व तक। कितना, 344 ईसा पूर्व से 312 ईसा पूर्व तक कौन सा वंश रहा है, तो यह वंश रहा है मित्रों नंद वंश। कौन सा वंश रहा है, नंद वंश। और नंद वंश के बाद कौन सा वंश आएगा, तो मौर्य वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा, मौर्य वंश, जो कि 321 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक रहा है। कितने तक, 184 बीसी, 184 बीसी। ठीक है, अब आपका एक ही ऑप्शन बचता है, और कौन सा बचता है, सुंग वंश। कौन सा बचता है, सुंग वंश। तो यह 184 ईसा पूर्व से लेके 75 ईसा पूर्व तक रहा है। कौन सा, 184 ईसा पूर्व से लेके 75 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आप इसके अनुसार इसे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा वंश आएगा, हिर्यक वंश, यानी ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद नंद वंश कौन सा आ जाएगा, इसमें से ये मिल जाएगा आपको बी। कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको क्या मिल जाएगा, बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था। जीवक की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 1 है बिंबिसार, दूसरा है चंडप्रदूत, तीसरा है प्रसेनजीत, और चौथा क्या है, उदयनी। तो बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य था जिसका नाम क्या था, जीवक। जिसका नाम क्या था, जीवक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहने वाला है। कौन सा, ए। 49, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। कथन एक है कि विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। दूसरा है वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। दूसरा है वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले पहला देखिए आप लोग, विश्व के सभी भागों में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महान धार्मिक उथल पुथल का कार्य था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कोई भी उथल पुथल नहीं थी। दूसरा क्या है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। यह बात तो सही है कि इस समय वैदिक धर्म का क्या था, बहुत ज्यादा प्रभाव था। वैदिक धर्म का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो ऑप्शन हमारा सिर्फ बी सही है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, ए गलत बी सही। कौन सा होगा, ए गलत तथा, एक सेकंड रुकिए आप लोग, ए और बी दोनों विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ये ए और बी दोनों ही सही होंगे। कौन सा होगा, ए और बी, ये दोनों ही सही होंगे। उसको मैंने थोड़ा ठीक से नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये उथल पुथल का था। कौन सा होगा, ए और बी दोनों ही सही होंगे। एक सेकंड, सॉरी, मानवीय भूल, गलती हुई थी उसको पढ़ने में। क्या था, ए और बी दोनों ही सही होंगे, क्योंकि विश्व के सभी भागों में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इसलिए था क्योंकि वैदिक धर्म उस समय क्या हो चुका था, बहुत जटिल हो चुका था। क्या हो चुका था, बहुत जटिल हो चुका था। इसीलिए ए और बी दोनों सही होंगे। कौन सा होगा, ए और बी दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे, नेक्स्ट 50, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर आपसे क्या पूछ रहा है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा नर्मदा, चौथा क्या है, कृष्णा। चौथा क्या है, कृष्णा। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वह कौन सा होगा, कि कालपी नगर जो स्थित है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर। दूसरा आपसे पूछा जाए कि यह है कहां पे कालपी, तो देख लीजिए कालपी नगर जो है यह उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, तो यह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है। कहां पे है, उत्तर प्रदेश के जालौन में। ठीक है, आगे
51 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर आपको उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखा है, उनकी राजधानी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि कुरु, कुरु की राजधानी इनमें से आप देखिए कौन सी होगी। तो कुरु की राजधानी है मेरे मित्रों इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कौन सी है, तो कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, दूसरा आपको क्या दे रखा है, पांचाल दे रखा है। और पांचाल की राजधानी कौन सी होगी, तो देख लीजिए साकेत, कौशांबी और अहिच्छत्र तीनों बचे हुए हैं, तो इसकी राजधानी होगी अहिच्छत्र। कौन सी होगी इसकी राजधानी, अहिच्छत्र होगी। और आपका दो बचे हुए हैं, अब कौशल और वत्स बचा हुआ, कौन सा, कौशल और वत्स। तो आपसे पूछा जाए कौशल और वत्स के लिए आपके पास साकेत और कौशांबी है, तो कौशल की राजधानी होगी साकेत। कौन सी होगी, साकेत। और आपका एक ही ऑप्शन बचा और वो कौन सा है, वत्स। तो वत्स की राजधानी कौन सी है, कौशांबी। कौन सी है, कौशांबी। ठीक है, यानी ए का कौन सा होगा, चौथा, बी का तीसरा और सी का पहला। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला। ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, बी का कौन सा, अहिच्छत्र तीसरा। ठीक है, आगे फिर सूची का प्रश्न आया कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको महाजनपद दे रखे हैं, दूसरी तरफ फिर आपको क्या दे रखा है, राजधानी दे रखी है। क्या दे रखा है, राजधानी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मत्स्य की राजधानी की बात करेंगे। तो मत्स्य की राजधानी कौन सी थी, विराटनगर। मत्स्य की राजधानी मित्रों कौन सी थी, तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। दूसरा आपका क्या है, ऑप्शन है बी, यानी किसकी राजधानी पूछा गया आपसे, कुरु की राजधानी पूछा गया। तो कुरु की राजधानी अभी हम यहां पे पीछे पढ़ के आए थे कि कुरु की राजधानी कौन सी थी, तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, दूसरा सूरसेन पीछे भी आया था, सूरसेन पीछे भी आया था, जो मैंने आपको क्या किया था, जवाब इसका दिया था कि सूरसेन की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, देखिए सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। कौन सी थी, मथुरा। ऑप्शन आपका एक ही बचता है और वह कौन सा बचता है, अश्मक। और अश्मक की राजधानी कौन सी थी, पोतन। कौन सी थी, अश्मक की राजधानी पोतन। और ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, और ऑप्शन आप मैच करना चाहते हैं तो ए का होगा तीसरा, बी का होगा चौथा। ए का तीसरा, बी का चौथा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे नेक्स्ट 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। फिर वही राजधानी की बात कर रहा है वो, कंबोज, राजगृह या हाटक, अश्मक पोतन या पोटली, शूरसेन कौसाम्बी, और चौथा क्या है, डी यानी कौशल श्रावस्ती। कौशल श्रावस्ती। ठीक है, राजधानी की बात कर रहा है, यहां देख लीजिए आप लोग, सूरसेन की राजधानी आपको क्या बताया गया, मथुरा बताई गई है, और सूरसेन की राजधानी यहाँ पे क्या दे रखा है, कौशाम्बी। तो यह सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि कौशाम्बी यहां न हो के क्या होगा, यहाँ पे मथुरा। क्या होना चाहिए, मथुरा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होना चाहिए। इसका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे 54, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद हैं। ठीक है, 16 महाजनपद हुए थे, उस 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा कौन सा है, 9। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, यानी 8। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। असत्य पूछ रहा है आपसे, कौन सा पूछ रहा है, असत्य। पहला है श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। दूसरा है उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। तीसरा है श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। और चौथा है श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। ठीक है, तो इसमें से असत्य पूछ रहा है। तो देखिए एक चीज याद रख लीजिए, श्रेणी व्यवस्था जो थी यह मात्र उत्तर भारत में ही प्रचलित नहीं थी, उत्तर भारत के अलावा भी यह भारत में और भी कई जगह प्रचलित थी। ठीक है, लगभग सारे भारत में ही प्रचलित थी श्रेणी व्यवस्था। इसीलिए जो हमारा इसका गलत होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर
डी होगा, क्योंकि श्रेणी व्यवस्था थी क्या? तो देख लीजिए, श्रेणी व्यवस्था व्यापारियों और कारीगरों का एक क्या होता था? संगठन होता था, और व्यापारी और कारीगर लगभग सारे भारत में मिला करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर भारत में वह नहीं था। ठीक है, तो यह था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट कीजिए, बताइए, और इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।